लोकसभा आम चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने रविवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता कर चुनाव तैयारियों की जानकारी साझा की। गुड़गांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र में छठे चरण में 25 मई को मतदान किया जाना है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सेगमेंट में 2407 सामान्य मतदान केंद्र, 74 सहायक मतदान केंद्र व कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए 86 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर कुल 25,33,958 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुषों की संख्या 13,51,239 है, वहीं 12,02,641 की संख्या के साथ महिला वोटर्स की भी अच्छी खासी भागीदारी रहेगी। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 78 है। 25 मई को मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। आप क्योंकि जैसा मीडिया है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और विशेष करके वोटर्स को जागरूक करने के लिए, कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए और हमारे तक जो रियल पिक्चर है वो पहुंचाने के लिए आपका बड़ा अहम रोल रहेगा। तो हम आपसे उसी प्रकार से सपोर्ट की उम्मीद करेंगे। साथियों, मैं बताना चाहूँगा हमारा जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है उसमें कुल 9 विधानसभाएं हैं। गुरुग्राम की 4 विधानसभाएं हैं हमारी, नूड जिले की 3 विधानसभाएं हैं और रेवाड़ी जिले की 2 विधानसभा हैं। तो रेवाड़ी की विधानसभा बावल और रेवाड़ी है। गुड़गांव की पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव और सोहना है। नूह, फिरोजपुर, जिरका और पुन्हाड़ा है। कुल मिलाकर के हमारे इन 9 विधानसभाओं से हमारा पूरा एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है और इसमें हमारे टोटल 2481 बूथ बनाए गए हैं इन तीनों जिलों में 9 विधानसभाओं में मिला के। और इन 84 बूथों में 2481 बूथों में 2407 बूथ तो सामान्य मतदान केंद्र है और 74 बूथ ऐसे हैं जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस हैं। ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन तब बनाया जाता है जब किसी पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की संख्या बढ़ करके 1500 से ज़्यादा हो जाती है, तो आसपास का जो कोई कमरा है, रूम है, उसको ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर कर देते हैं ताकि जो वोटर्स हैं उनको कन्वीनियंस रहे और वो वोटिंग बहुत आराम से कर पाएँ। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या 25,33,958 है एज ऑन डेट। हालांकि ये जो संख्या है ये अभी बढ़ेगी क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि 26 तारीख तक यानी परसों तक फॉर्म 6 अप्लाई करने की लास्ट डेट थी और जिन जिन लोगों ने फॉर्म 6 अप्लाई किए हैं आने वाले 10 दिन में वो फॉर्म्स प्रोसेस किए जाएंगे। तो जो हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल है वो नामांकन देने के आखिरी दिन यानी 6 मई को फाइनलाइज होगा। सो कितने वोटर वोट करेंगे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो 6 मई को तय होगा जब इन सारे फॉर्म 6 एप्लीकेशंस को हम प्रोसेस कर लेंगे एज ऑन डेट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 25,33,958 वोटर्स जो है वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में है और उस लिहाज से ये हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव की माने तो इस बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग घर से वोट डाल सकेंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार ये सुविधा दी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर संबंधित क्षेत्र के BLO चिन्हित मतदाताओं के घर घर जाकर फॉर्म 12D भरवा कर जमा करेंगे। इसमें मतदाता की स्वेच्छा है कि वो फॉर्म भरे या ना भरे, वो मतदान केंद्र पर भी जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदान का प्रयोग कर सके। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 35,559 मतदाता हैं। वहीं 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं की संख्या
15,231 है। वहीं जिला में सर्विस वोटर्स की संख्या 11,349 है। वहीं जिला में कार्यरत व आवश्यक सेवाओं से जुड़े सर्विस वोटर्स बैलेट पेपर के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपना मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार गुरुग्राम लोकसभा से संबंध रखने वाले वो सर्विस वोटर्स जिनकी चुनावी ड्यूटी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में लगाई गई है, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर वो अपनी ड्यूटी बूथ पर ही अपना मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में ऐसे वोटर्स की संख्या 4,000 के करीब है। इस बार एक विशेष प्रावधान चुनाव आयोग ने किया है उन लोगों के लिए जो 85 साल से ऊपर के हैं, 85 प्लस जो लोग हैं वो, और वो लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं लेकिन उनकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से ज़्यादा है। इन दो कैटेगरी के लोगों के लिए चुनाव आयोग ने होम वोटिंग का प्रावधान किया है कि उनको अगर वो चाहें तो घर पे रह के भी वोट कर सकते हैं, उनको बूथ पे आने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य वजह यह कि एक तो उनकी उम्र ज़्यादा है, एक कैटेगरी के लोगों की 85 ईयर्स से ऊपर है, 85 साल से ऊपर है, और दूसरी कैटेगरी के लोग फिजिकली डिसेबल्ड होने के नाते उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पाएंगे। सो इसलिए इन दोनों कैटेगरीज को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप होम वोटिंग कर सकते हैं। हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में इन दोनों कैटेगरीज को मिला दें अगर, तो 35,500 लोग तो वो हैं जो 85 ईयर्स प्लस हैं, और 15,231 ऐसे हैं जो दिव्यांग मतदाता है। तो यानी लगभग 50,000 लोग ये पूरी लोकसभा में होम वोटिंग कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस ये रहेगी कि एक फॉर्म 12D होता है, वो हम लोग, हमारे जो BLOs हैं वो अभी इनफैक्ट घर घर जाकर के इन एलिजिबल वोटर्स को बांट रहे हैं। एक बार फॉर्म 12D बांटने के बाद दोबारा से वो विजिट करेंगे उस एलिजिबल वोटर के घर पे, और उससे ये पूछा जाएगा कि क्या आप होम वोटिंग फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं। और अगर वो एलिजिबल वोटर ये कहता है कि हाँ मैं घर पे ही वोट डालना चाहता हूँ, तो वो फॉर्म 12 में अपनी कंसेंट दे देगा और वो रिटर्न करके वो हमारे पास ले आएंगे चुनाव कार्यालय में। अगर कोई वोटर एलिजिबल है लेकिन वो बूथ पे ही जाके वोट डालना चाहता है, तो वो अपनी कंसेंट जो है वो फॉर्म 12D में नहीं देगा। तो जो वोटर्स जो एलिजिबल है होम वोटिंग के लिए और अपनी कंसेंट, अपनी सहमति फॉर्म 12D भर के देते हैं BLO को, उन्हीं वोटर्स को फिर होम वोटिंग की प्रोविजन की जाएगी। और ये पूरा प्रावधान है वो इसलिए बनाया गया है कि जो इन्फर्म वोटर हैं, जो पैदल चल के नहीं जा सकते बूथ पे या उनको मूवमेंट की कठिनाई है, वो घर पे वोटिंग करें। लेकिन वो वोटर्स जो 85 साल से ऊपर हैं या PWD हैं लेकिन बूथ पे जा सकते हैं, सक्षम हैं, वो जरूर जाएं। मेरा आप सब लोगों के थ्रू जरिए यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जरूर बूथ पे जाके वोट करें, क्योंकि ये जो होम वोटिंग वाला अरेंजमेंट है तो एक स्पेशल अरेंजमेंट है। इसको एक हम फैसिलिटी के तौर पे हम मान लें, ना बल्कि अपने अधिकार के तौर पे ना मानें कि हमें तो चाहे हम बूथ पे जा भी सकते हैं फिर भी हम तो, चूंकि हमें एलिजिबल माना गया होम वोटिंग के लिए, तो हम तो घर ही बैठ के वोट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल ही चल फिर नहीं सकते, जिनको बूथ पे जाने में परेशानी है, सिर्फ वो लोग ही होम वोटिंग को ऑप्ट करें। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में विशेष कैटेगरी के बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें उसी कैटेगरी से संबंधित लोग चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। इसमें प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग बूथ, महिलाओं के लिए एक पिंक बूथ व यूथ बूथ नाम से भी एक बूथ बनाया जाएगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के वोटर्स को चुनावी ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद 6 मई तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसी बीच 5 मई को रविवार का अवकाश रखा गया है। नामांकन पत्र की 7 मई को प्रातः 11 बजे जांच होगी। 9 मई को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इसके उपरांत 9 मई को ही दोपहर 3 बजे चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन लघु सचिवालय से DC कोर्ट रूम में लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों और आवेदनों की जाँच व अन्य सभी तैयारियों के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। नामांकन का
कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए सभी नामांकनों की जांच, सुरक्षा राशि सहित सभी कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों को लघु सचिवालय के परिधि के अंदर केवल 3 गाड़ियां लाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं नामांकन कक्ष में प्रत्याशियों के साथ केवल 3 लोग ही अंदर आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि चुनावी उम्मीदवार प्रचार प्रसार से संबंधित अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर अथवा एक ही गाड़ी के पूरे लोकसभा क्षेत्र की अनुमति के लिए उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी गुरुग्राम के कार्यालय में संपर्क करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है फॉर्म कलेक्ट करने वाली नामांकन शुरू होने के 5 दिन के बाद तक पूरी होनी है। तो 29 तारीख से नामांकन हमारा शुरू हो रहा है, यानी 3 मई के शाम तक हमारी ये सारे 12D फॉर्म्स हमारे पास वापस आ जाने चाहिए। जितने फॉर्म्स 3 तारीख की शाम तक हमारे पास आएंगे, उतनों को फिर हम पोस्टल बैलेट के थ्रू होम वोटिंग कराएंगे, घर पे जा करके वोट डालेंगे। तो उनके लिए हमने फिर पोस्टल बैलेट्स प्रिंट कराएंगे। वो तब कराएंगे जब कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो जाएगी, जो कि 9 तारीख को होगी, और उस दिन सिंबल अलॉटमेंट भी होगी, जो कि लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल भी है। तो उसके बाद हम पोस्टल बैलेट प्रिंट कराएंगे। फिर हमारी टीमें जिन जिन लोगों ने होम वोटिंग ऑप्ट की है और जो एलिजिबल हैं, उनके घर घर जा करके उनको वोट डलवाएंगे पोस्टल बैलेट पे। ये प्रक्रिया हम जो है चुनाव जो मतदान का डेट है 25 मई, उससे पहले ही पूरी कर लेंगे। और इसमें जब भी जो हमारा शेड्यूल बनेगा होम वोटिंग का, जब हमारी टीम्स और पोलिंग ऑफिसर्स जाएंगे होम वोटिंग कराने, तो हम वो पूरा शेड्यूल जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी साझा करेंगे, ताकि वो अपना कोई प्रतिनिधि, कोई एजेंट अगर वो भेजना चाहें तो वो भी उनके साथ घर पे जा सकता है। हालांकि जो मतदान की जो सीक्रेसी है उसको कोई भी वायलेट नहीं करेगा। जो मतदान डालने का पूरा प्रक्रिया है, उसमें तो जो सीनियर सिटीजन है या पीडब्ल्यूडी वोटर है वो अकेले ही मतदान करेगा, ना कोई उसका परिवार का मेंबर उसके साथ रहेगा, ना ही कोई पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स हैं उनके कोई प्रतिनिधि साथ रहेंगे। हालांकि अगर वोटर इन्फर्म है, अगर वो खुद देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, साइन नहीं कर सकता, तो एक फॉर्म फिल करके एक अटेंडेंट जो है उसको अलाउड होगा, और वो अटेंडेंट जो है वो यहाँ का वोटर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये तो पूरी बात रही होम वोटिंग की। चूंकि ये नया प्रोविजन है, तो मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनके जरिए हम लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, विशेष करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, यानी जो लोग सेना में हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, बाकी अन्य सेवाओं में हैं, और जो सर्विस वोटर्स के तौर पे पोस्टल बैलेट से वोट करने के पात्र हैं। उनकी संख्या हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में 11,349 है। हमारे जिले में गुड़गांव में तो 5,585 है। पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 11,349 है। इन लोगों को भी हम ETPBS के जरिए, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए हम पोस्टल बैलेट भेजेंगे, जो कि इनके यूनिट्स में जाएगा, और इनके जो यूनिट ऑफिसर है और रिकॉर्ड ऑफिसर है वो उसको प्रिंट करके उस वोटर को दे देंगे, जो कि आर्मी में या पैरामिलिट्री में जवान है। वो अपना वोट उस पर डाल करके लिफाफे को सील करके और फिर हमारे यहाँ भेजेंगे वो। और लास्ट में जब काउंटिंग होगी 4 जून की, तो सेपरेट काउंटर एक लगाया जाएगा, एक सेपरेट ARO लगाया जाएगा पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग करने के लिए। तो पोस्टल बैलेट जो है वो एक तो जैसे मैंने बताया होम वोटिंग से हमारे पास आएंगे, और एक जो सर्विस वोटर्स हैं उनके जरिए हमारे पास आएंगे। कुछ हमने जो इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे फायर सर्विस है, चाहे BSNL है, इस प्रकार के लोगों को भी, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा था, उनको भी पोस्टल बैलेट की सहूलियत दी है। उन लोगों की एप्लीकेशन आने पे हम उनको पोस्टल बैलेट इशू करेंगे, और उसके लिए यहाँ DC ऑफिस में ही एक बूथ बनाया जाएगा। वो प्रेस्क्राइब्ड जो उनको समय दिया जाएगा उसके दौरान आकर के अपना बैलेट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात पे आते हैं कि जो हमारे वोटर्स हैं और जो इलेक्शन ड्यूटी पे भी हैं, तो उसके लिए प्रावधान ये है कि अगर कोई इलेक्शन ड्यूटी पे है और गुरुग्राम का ही वोटर है, गुड़गांव लोकसभा का ही वोटर है, और यहीं पे गुड़गांव लोकसभा में ही उसकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है, तो उसको EDC इशू होगा, जिसको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट कहते हैं। वो भी मेरे ऑफिस के द्वारा यहाँ
कोऑर्डिनेट किया जाएगा और उसके बाद उस वोटर को ये हक होगा कि जिस भी बूथ पे उसकी ड्यूटी लगी है वो वहां जाकर के, चाहे वो उस बूथ का वोटर ना होके कोई दूसरे बूथ का वोटर है, तो भी जहां उसकी ड्यूटी लगी है वहां ईवीएम से अपना वोट डाल सकता है। तो ये प्रावधान भी हमने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का भी किया है। हमारे जो इलेक्शन में लोग लगेंगे, जैसे सिर्फ मैं अगर गुड़गांव जिले की बात करूं तो हमारे लगभग 4000 जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अल्टरनेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको हमने उनकी ड्यूटी ऑर्डर्स हमने उनको दे दिए हैं और उनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, यानी आज शाम तक, एपरल हाउस में हमने छोटे छोटे 300-300 लोगों के बैच बना करके वहाँ पे हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। उनको पूरी बूथ की प्रोसेस, बाकी किस प्रकार के कौन से वोट होते हैं उसके बारे में बताया गया है और साथ में ईवीएम का लाइव डेमो भी दिया गया है। तो उसके लिए हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं जो ईवीएम के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, सीयू, बीयू और वीवीपैट, उसकी पूरी फंक्शनिंग जो है वो उनको बता रहे हैं। तो हमारा जो ये मैन पावर है ये वेल ट्रेंड है। जो सेकंड रेंडमाइजेशन होगी मैन पावर की, उसमें जो हमारे बाकी पोलिंग ऑफिसर्स भी हैं, पोलिंग ऑफिसर 3 और 4, वो भी फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद हम उनको भी इसी प्रकार से ट्रेन करेंगे। पूरे जिले में ये इंश्योर किया गया है कि एक तो हर विधानसभा में एक ऐसा बूथ हो जिसको पर्सन विद डिसेबिलिटी ही रन करें, यानी वहाँ जितने भी स्टाफ होंगे वो पीडब्ल्यूडी स्टाफ होंगे, तो हम उसको पीडब्ल्यूडी बूथ कह रहे हैं स्पेशल। एक हमारा ऐसा बूथ होगा हर विधानसभा में जिसको हम पिंक बूथ कहेंगे, जिसपे सारा स्टाफ जो होगा वो महिलाएं होंगी। और एक बूथ ऐसा हम हर विधानसभा में बना रहे हैं जिसको हम यूथ या बूथ कह सकते हैं, जिसमें जो सारा स्टाफ होगा वो यूथ कैटेगरी का होगा, 30 ईयर्स से नीचे होगा जिन जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि इन कैटेगरी के लोगों को प्रमोट किया जा सके और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग वोट डालने बूथ पर आ सके। इसके अलावा हमने ये भी इंश्योर किया है कि जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ पे जो हम पोलिंग पार्टीज बनाएं उसमें हम महिलाओं को भी लगाएं। आमतौर पे जो है महिलाओं की वुमेन जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी पोलिंग पार्टीज में नहीं लगाई जाती, लेकिन जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें हम जरूर महिलाओं को इस बार पोलिंग पार्टीज में उनको डिप्यूट करेंगे। जहां तक नामांकन की बात आती है तो जैसे मैंने बताया कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। एक दिन जो रविवार है 5 तारीख उसको छोड़ करके, और उस दिन सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक जो भी कैंडिडेट्स हैं जो नामांकन पत्र देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, वो आरओ के ऑफिस में यानी मेरे ऑफिस में आकर के अपना नामांकन जमा करा सकते हैं। उसके लिए कई शर्तें हैं। एक कंडीशन तो ये है कि जो हमारा नामांकन लेने की जगह है उसके 100 मीटर के बाद सिर्फ एक कैंडिडेट को 3 ही गाड़ियां अलाउ होंगी। कई बार ये होता है कि कैंडिडेट्स बहुत बड़े ग्रुप में यहाँ आते हैं और इनकन्वीनियंस होती है, तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से 100 मीटर के अंदर सिर्फ 3 गाड़ियां एक कैंडिडेट को अलाउ करेंगे। इसके लिए हम बाकायदा बैरिकेड्स वगैरह भी 100 मीटर की दूरी पे लगाएंगे। दूसरा, नामांकन कक्ष में जब कोई आएगा तो एक कैंडिडेट के साथ सिर्फ 4 लोग ही अलाउड हैं, यानी कैंडिडेट को मिला करके टोटल 5 लोग ही आ सकते हैं। या तो कैंडिडेट, उसमें एक कैंडिडेट खुद होना चाहिए या उसका प्रपोजर होना चाहिए, इन दोनों में से कोई जरूर आएगा। अगर प्रपोजर आता है तो उस केस में जो शपथ है जो कैंडिडेट को आरओ के सामने ली जानी है, वो शपथ का सर्टिफिकेट जो है वो लेके आएगा कि जो कैंडिडेट है उसने किसी गैजेटेड ऑफिसर के सामने पहले ही शपथ ले ली है और गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ एक सर्टिफिकेट आएगा कि इसको शपथ कैंडिडेट को दिलवा दी गई है। तो ये सारी प्रक्रिया जैसे मैंने कहा 11 बजे से 3 बजे तक हमारी चलेगी। इलेक्शन का कल नोटिफिकेशन होते ही हम उस नोटिफिकेशन को हमारे जितने भी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, नोटिस बोर्ड से वहाँ लगा देंगे। इसी प्रकार से डेली बेसिस पे जितने भी नामांकन हमारे पास आएंगे हम उनकी सूचना मीडिया में भी देंगे और हमारे नोटिस बोर्ड पे भी लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन को भी भेजेंगे। 6 के बाद जो है नामांकन पत्रों की जो स्क्रूटनी है, समीक्षा है, वो 7 तारीख को होनी है और नामांकन वापस लेने की जो तिथि है वो 9 तारीख है विड्रॉल की, और विड्रॉल की शाम को 9 तारीख को भी 3 बजे तक विड्रॉ किया जा सकता है। 3 बजे के बजते ही उसके बाद हम सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कर देंगे, तो कैंडिडेट्स को सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया 9 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा रैली करने, पोस्टर लगाने के लिए 9 विधानसभा सेगमेंट में स्थान निश्चित किए गए हैं। यदि कोई अन्य स्थान पर रैली इत्यादि करेगा, पोस्टर लगाएगा तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे चुनाव क्षेत्र में विधानसभा सेगमेंट अनुसार सहायक व निर्वाचन व्यय ऑब्जर्वर, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम तथा अकाउंटिंग टीम की नियुक्ति की गई है। वीडियो व्यूइंग टीम जुलूस तथा रैली की वीडियोग्राफी करेंगे और उनके खर्च का हिसाब रखेंगे। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा सेगमेंट में प्रत्येक उम्मीदवार का शैडो रजिस्टर बनाया जाएगा, ताकि उम्मीदवार द्वारा जो खर्चा किया गया है उसका मिलान किया जा सके। उन्होंने बताया कि 4 जून को मतगणना के दिन प्रातः 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती आरंभ की जाएगी तथा इसके पश्चात सभी 9 विधानसभा सेगमेंटों में 8:30 बजे ईवीएम द्वारा मतपत्रों की गणना आरंभ होगी। जहां तक मैं चुनाव प्रचार की बात आती है तो हमने हर एक विधानसभा वाइज काफी सारी ऐसी जगह चिन्हित की हैं जहां पे कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सभा या रैलियां कर सकती हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी सभा, रैली, प्रोसेशन कुछ भी करते हैं तो उसकी परमिशन ली जानी आवश्यक है। सभी प्रकार की परमिशन जो है वो रेस्पेक्टिव एआरओज देते हैं। एक सुविधा नाम का पोर्टल है जिसपे कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सभा की हो, चाहे वो गाड़ियों की हो, चाहे वो लाउड स्पीकर की हो। अगर हेलीकॉप्टर की परमिशन चाहिए होती है तो वो आरओ के पास यानी मेरे पास जो है वो परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को गाड़ी पूरी लोकसभा क्षेत्र में मूव करनी है, एक गाड़ी या 2 गाड़ी जो भी है, तो उसकी परमिशन भी एआरओ के पास ना जाके आरओ के तौर पे मेरे पास आएगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी हमारे पास ऐसी परमिशन की एप्लीकेशंस आती हैं हम उनको प्रोसेस कर देते हैं। इलेक्शन की जो गतिविधियां हैं उनको नज़र रखने के लिए एक्सपेंडिचर के लिए तो विशेष करके 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। कल जो फर्स्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उस दिन दोनों एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर यहाँ पर आ जाएंगे और उनका जो है डिटेल्स, उनके मिलने का समय, स्थान वगैरह भी हम मीडिया से शेयर कर देंगे ताकि किसी को कोई शिकायत देनी हो तो वो उनको पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज का जो खर्चा है उस पर नज़र रखने के लिए, निगाह रखने के लिए हमने वीडियो व्यूइंग टीम और वीडियो सर्वेलेंस टीम्स बनाई हैं। तो जितनी भी रैली, प्रोसेशंस और गैदरिंग्स हो रहे हैं या होंगे उनमें वो हमारी टीम्स जाकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करती हैं और हमने आइटम वाइज रेट फिक्स किए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे उस कैंडिडेट के खर्चे में खाते में वो खर्चा जोड़ा जाता है। वो जोड़ने के लिए हमने सहायक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स भी रखे हैं और अकाउंटिंग टीम्स भी हमारे साथ रखे हैं और हर एक कैंडिडेट का हम शैडो रजिस्टर भी तैयार करेंगे। जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात आती है और ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो ज़रूर तवज्जो दें। हमने पीछे की फेज़ में देखा कि जब यूपी में अभी इलेक्शंस हुए उत्तर प्रदेश में परसों 26 तारीख को, और विशेष करके जो हमारे एनसीआर के सटे जिले थे जिसमें गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगह वोट डाले गए और सरप्राइजिंगली वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रही। जो डेटा ऑफिशियल मेरे पास आया उसमें गाजियाबाद की शायद 49% और नोएडा की 53% वोटिंग परसेंटेज रही। हमारे जो गुड़गांव लोकसभा है इसकी वोटिंग परसेंटेज पिछली बारी 67% थी, 67%। तो ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा कि किस प्रकार से इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, विशेष करके जो गर्मी है उसको देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए और जो रुझान मतदाताओं का नियर बाई एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट्स में रहा है उसको देखते हुए। तो इसके लिए हम बहुत सारी स्वीप एक्टिविटीज़ अपने स्तर पे भी करेंगे और मीडिया के जो साथी हैं इनका भी हम सहयोग मांगेंगे। स्वीप के तौर पे हमने एक स्वीप पार्क वोटर्स पार्क बनाया है जिसको कल मुख्य सचिव महोदय ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा शहर में और गाँव में, रूरल एरियाज़ में भी जगह जगह पे हम वॉल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की दीवार स्थापित करेंगे और वहाँ हम लोगों को कहेंगे कि वो सिग्नेचर करके जाएं और ये प्रण लेके जाएं कि वो अगर एलिजिबल है, 18 साल से ऊपर है और यहाँ वोट बना हुआ है तो ज़रूर वोट करें। तो वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए हम लोगों के सिग्नेचर करा करके उनको इस मुहिम से जोड़ेंगे और उनसे ये भी आग्रह किया जाएगा कि वो आगे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करें वोट डालने के लिए। इसके अलावा जो हमारे सोसाइटीज़ हैं, RWAs हैं, उनके साथ बैठक हमने की है। जो हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, व्यापारी एसोसिएशंस हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं, इनके साथ भी बैठक करके इनको कहा गया है कि एक तो अपने एम्प्लॉइज़ को ऑफ कोर्स उस दिन
वोटिंग की सहूलियत दें, छुट्टी करें। दूसरा, जो लोग, इन्होंने खुद ही, इनकी तरफ से ये प्रपोजल आया कि 25 तारीख को जो लोग वोट डाल करके आएगा और इंडेलिबल इंक का निशान अपने हाथ पे दिखाएगा, तो हम उसको कुछ ना कुछ कंसेशन जरूर देंगे। हमारे यहाँ जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबा है या जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो हमारे वोटर्स तक जरूर पहुँचनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, सबके साथ हम अलग अलग मीटिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वीप एक्टिविटी के जरिए जागरूक करें और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। इस बारी एक जो नई चीज़ की गई है वो कि जो हाई राइजेज हैं, आमतौर पे ये देखा गया है कि जो अर्बन एरियाज हैं, विशेष करके हाई राइजेज हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। इसको अर्बन एपैथी का भी नाम दिया गया है कि जो अर्बन एरियाज में लोग हैं वो रिलेटिवली कम वोट करते हैं। उसकी एक वजह ये भी रहती है कि जो उनका वोट है वो जनरली नियर बाई किसी स्कूल में होता है जो उनके एरिया से कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है और उनको वहाँ जाना पड़ता है। तो इस बार हमने 52 ऐसी सोसाइटीज़ में हाई राइजेस के अंदर ही प्राइवेट जो कैंपस है उसमें हमने बूथ बनाए हैं। ये जो लोकेशंस हैं विशेष करके ये उनके या तो क्लब हाउसेज हैं या कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो हैं। तो वहाँ पे बूथ बनाने का पर्पज़ ये था कि जो हाई राइजेस में लोग रहते हैं, जो अर्बन एरियाज में कॉन्डोमिनियम्स से लोग रहते हैं, तो वो सीधा आकर के अपने कैंपस के अंदर ही वोट कर दें, जो अपना बूथ बनाया वहाँ पे वोट कर दें, उनको बहुत दूर ना जाना पड़े। तो हमें उम्मीद है कि ये जो पहल है ये निश्चित रूप से कार्बन एपैथी का जो रेजिस्टेंस है उसको ज़रूर तोड़ेगी और हमारे जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा संख्या में वोट करेंगे, ज़्यादा बाहर निकल करके आएंगे। जो हमारी काउंटिंग है 4 जून को होनी है, जैसा आप लोगों को मालूम है। ये गुड़गांव जिले के लिए तो सेक्टर 14 जो कॉलेज है वहाँ पे चारों विधानसभाओं का काउंटिंग हॉल बनाया गया है और इसी प्रकार से रेवाड़ी और नून ने भी रेस्पेक्टिव अपने एरियाज में काउंटिंग सेंटर्स और काउंटिंग हॉल्स बनाए हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारी नाके हैं। तो हमने कुल 12 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स बनाई हैं जो कि अलग अलग बॉर्डर्स पे, चाहे वो दिल्ली के साथ बॉर्डर हो, चाहे फरीदाबाद के साथ बॉर्डर हो, चाहे वो केएमपी हो वहाँ पे, चाहे वो टोल हो, वहाँ पे चेकिंग कर रही है। और साथ ही 23 हमारे नाके पुलिस की तरफ से लगे हैं, जिनमें से 15 इंट्रा स्टेट हैं, विद इन हरियाणा है, और 8 इंटर स्टेट हैं। इन नाकों के जरिए अभी तक जो है, जो हमारा सीजर हुआ है, चाहे वो कैश का हुआ हो, चाहे वो लिकर का हुआ हो, चाहे प्रेशियस मेटल्स का हुआ हो, फ्रीबीज का हुआ हो, नारकोटिक्स का हुआ हो, टोटल मिला के 4,79,00,000 4.79 CR इतने का सीजर जो है हमारी टीम्स ने किया है, जिसमें से लगभग 15,000 लीटर शराब पकड़ी गई है। इसके अलावा कैश भी पकड़ा गया है, असला भी पकड़ा गया है, नारकोटिक्स का मटेरियल, फ्रीबीज वगैरह ये चीज़ें भी पकड़ी गई हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अब चूँकि कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे, लगभग आने वाले 1 हफ्ते में कैंडिडेट्स भी फाइनल होंगे, तो उसके बाद इस प्रक्रिया में हम और तेज़ी लेके आएंगे और एंश्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार का जो है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो ड्रग्स हो, कोई भी मूवमेंट जो है हमारे ज़िले में ना हो, ना बाहर से यहाँ आए, ना यहाँ से कहीं बाहर जाए, और ना ही विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो। इसके लिए हमने सख्ती की हुई है। जो होलसेलर्स जितने भी हमारे हैं लिकर के, उनके बाहर CCTV कैमराज लगाए गए हैं, उनकी निगरानी की जा रही है, उनका स्टॉक रजिस्टर भी हम मेंटेन कर रहे हैं। एक लिकर वेंड की डेली सेल की रिपोर्ट जो है वो हमने अपने स्तर पे इलेक्शन ऑफिस में और DC ऑफिस में हमने मंगवाई है, ताकि कौन सा वेंड जो है वो कितनी सेल कर रहा है वो डेटा रहे, कौन सा होलसेलर कितनी सेल कर रहा है वो डेटा रहे। तो हमारी पूरी प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो इलेक्शन से फ्री एंड फेयर हो और इन सब चीज़ों की वजह से इलेक्शन की प्रक्रिया बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। तो ये एक ब्रीफिंग मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाह रहा था। हमारे मीडिया के जो साथी हैं, इनका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें। देखिए, इन लोगों में से एक सेक्टर 38 की प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, 1-2 और एरियाज़ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। एक तो हम निश्चित रूप से इनके साथ, मैंने म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को भी कहा है कि एक बैठक करें और मैं खुद भी इनके साथ मुलाकात करूंगा, कोशिश करेंगे कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो रिजॉल्व करें। लेकिन मेरी इन सब लोगों से और वोटर से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो वोटिंग का पर्व है, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये 5 साल में एक बार आता है, इसको इन सुविधाओं के साथ ना जोड़ें। ये जो आपके इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ से रिलेट करते हैं और ये सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि कई सारे लोग, कई बार आप मीडिया में देखते होंगे कि जो दिव्यांग हैं,
जो चल फिर नहीं सकते वो भी बूथ तक पहुंचते हैं और वोट करते हैं। कई सारे वोटर्स देश के कई हिस्सों में कई किलोमीटर चल करके, चाहे पहाड़ी दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों पे कई किलोमीटर चल के भी वोट डालने आते हैं, क्योंकि ये एक आपका ऐसा अधिकार है जो आपको अपना भविष्य तय करने की पावर देता है। तो इसको कृपया करके, जो आपके फैसिलिटीज़ लैकिंग है, कमी है सुविधाओं की, या कोई काम म्यूनिसिपल बॉडी ने नहीं किया, किसी और विभाग ने नहीं किया, इसको आप वोटिंग से ना जोड़ें। ये आपका हक है, इस हक को आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हमें लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो सारे वोटर्स को जागरूक होना पड़ेगा। ये मीडिया के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो मैं, हमारे मीडिया के सारे साथी बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी सामग्री आपकी प्रचार सामग्री चले, नेचुरली वो एमसीएमसी से सर्टिफाइड और परमिशन ली हुई होनी चाहिए, नंबर 1। इसके अलावा जो भी आप न्यूज़ चलाएं, कवर करें, उसमें ये विशेष करके ध्यान रखें कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट ना करती हो। कहने का मतलब ये है कि वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, समुदाय के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे लोगों को ना बांटती हो वोटिंग करने के लिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। हिंसात्मक चीज़ें ना फैलाती हो, कोई भ्रामक चीज़ें, भ्रम ना फैलाती हो, कोई अफवाहें ना फैलाती हो, इस प्रकार की चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जहाँ तक नामांकन की बात है, तो जो हमारे मीडिया के साथी हैं वो डीसी ऑफिस में बिल्कुल रहें, कवर भी करें जो कैंडिडेट्स आए उनको। लेकिन जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम नामांकन लेते हैं, जो ऑफिस है, जो कोर्ट रूम है, उसमें मैं, क्योंकि सभी मीडिया के साथियों का संभव नहीं है कि सभी लोग उसमें एंटर करें, क्योंकि चुनावी अधिकारी भी, कर्मचारी भी रहेंगे उसमें, ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, कैंडिडेट्स प्लस 5 लोग भी रहेंगे। एक टाइम पे अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो हो सकता है वो रूम ही भरा रहे। तो उसमें जो व्यवस्था हमने सोची है और प्लान की है कि जो हमारा पब्लिक रिलेशंस की टीम है वो उसको कवर करेगी। फोटोग्राफ, वीडियो, न्यूज़ वगैरह वो सारे आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे, और आप बाहर जरूर रहें ताकि आप कैंडिडेट्स को, उनके समर्थकों को कवर करने का आपको अवसर मिले। इसमें हमारे आपने अच्छा पॉइंट उठाया, इसमें हमारे गुरुग्राम जिले में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, और उनको हम जरूर अपील करेंगे। कुछ लोगों को हमने अभी उन तक हम रीच आउट कर पाए हैं, कुछ और लोगों को हम रीच आउट करेंगे ताकि वो जरूर अपील भी करें और एक वीडियो बना करके भी लोगों के लिए संदेश भेजें कि क्यों वोटिंग महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमने कुछ सिंगर्स को भी हमारे एम्बेसडर्स के तौर पे नियुक्त किया है, और कुछ गाने भी हमने मतदान पे बनाए हैं, वो आप सब लोगों से शेयर करेंगे। बिल्कुल इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हमने सोची हैं, प्लान की हैं। एक तो ये कि जितने भी हमारे बूथ होंगे वो सारे डिसेबल फ्रेंडली होंगे, सब जगह व्हील चेयर्स की अवेलेबिलिटी हमने इंश्योर कराई है लोकेशंस पे, ताकि जो भी हमारा पीडब्ल्यूडी वोटर आता है उसको असुविधा ना हो। दूसरा, हर एक बूथ पे वेटिंग एरिया जरूर बना होगा, ताकि जो लंबे कोई क्यू है अगर, तो वोटर्स आराम से छाया में बैठ करके वेट कर सकें, चाहे वो बरामदा हो, चाहे वो टेंटेस लगा करके अरेंजमेंट्स किए जाएं, बट अरेंजमेंट जरूर किए जाएंगे। इसके अलावा पानी के पीने की व्यवस्था हर बूथ पे होगी, टॉयलेट्स की व्यवस्था हर बूथ पे होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी हम डिप्लॉय करें। ये CSR की मदद से हम बनाएंगे, क्योंकि गर्मी में हीट वेव की आशंका ज़्यादा है, तो इनको भी अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे तैनात करेंगे ताकि इमीडिएटली इनको मोबिलाइज किया जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम बूथ लेवल पे, जैसे मैंने बताया कि फॉर्म 6 भरने की, यानी नया वोट बनाने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी। जिन जिन लोगों ने फॉर्म 6 भर दिए हैं उनके वोटर कार्ड ऑटोमेटिकली, अगर वो एलिजिबल हैं, अप्रूव हो जाएंगे। फिजिकल वोटर कार्ड अगर उनका किसी वजह से नहीं भी पहुंचता है तो वोटर हेल्पलाइन से वो ई-एपिक अपना डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे वोटिंग कर सकते हैं। लाउड स्पीकर्स का जो बजने का समय सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक रखा गया है, और इसकी परमिशंस AROs के, यानी SDMs के लेवल पे दी जाएगी। इस बार से जो नई टर्मिनोलॉजी है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील ना करके क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स जो है वो बताए गए हैं। तो क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स जो हमारे बने हैं, लगभग 100 के आसपास हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं। उसकी अलग अलग वजह हैं, कोई पुराना वहाँ पे कोई झगड़े का इतिहास हो, कोई FIR दर्ज हुई हो, कोई कुछ लोगों ने जो थ्रेटन कर रखा हो कि हम किसी दूसरे लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, या बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होने का संभावना हो जहाँ पे वहाँ उन बूथों पे झगड़ा हो सके। तो ये लगभग 100 के आसपास बूथ बनाए गए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है कि इन बूथ की डिटेल्स और जो जो लोग की वजह से ये बूथ बनाए गए हैं, कौन लोग उसमें नज़र में है, इनकी सार्वजनिक ना की जाए,
तो मैं मीडिया से सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि लगभग 100 हमारे बूथ ऐसे बने हैं जो कि क्रिटिकल बूथ्स हैं, और वहाँ पे भी अलग से जो CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो तैनात की जाएंगी ताकि इलेक्शंस हुआ इसमें हर एक लोकेशन पे हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, जिसमें सिविल डिफेंस के भी लोग रहेंगे, NCC के लोग भी रहेंगे, उनकी टीम भी हमने एक सेपरेट तैयार की है। हर एक आपको नजर आएंगे हर एक बूथ पे इस प्रकार के वॉलंटियर्स, जिनके पास अपना अलग आई कार्ड होगा, और वो इस प्रकार लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे कि कोई अगर किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम है, किसी को हीट वेव से प्रॉब्लम है, किसी को वेटिंग एरिया नहीं मिल रहा, किसी को बूथ नहीं मिल रहा, तो वो उसमें हेल्प करेंगे और मदद करेंगे। शिकायत करने के कई सारे मैकेनिज्म हैं। जो सबसे प्रभावी मैकेनिज्म है वो सी विजिल है। तो सी विजिल पे मैं आप सब लोगों के थ्रू पहुंचाना चाहूंगा कि सी विजिल पे जरूर कोई किसी को शिकायत डालनी हो डाले। अब तक हमारे पास लगभग 125 शिकायतें आई हैं, और उसमें नियम ये है कि 100 मिनट के अंदर अंदर, यानी 1 घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर उस शिकायत का डिस्पोजल करना होता है। इसके लिए हमने 20 FSTs बनाई है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम। कल शाम को भी बल्कि मैंने उन FSTs की मीटिंग ली, और कुछ FSTs ने डिस्पोजल अपनी शिकायत का 100 मिनट से ज़्यादा समय में किया, तो हमने उनको शो कॉज नोटिस भी दिया है। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी शिकायतें सी विजिल पे आती हैं वो 100 मिनट के अंदर रिजोल्व हों, चाहे वो MCC वायलेशन की हो, चाहे वो शराब बांटने की हो, पैसा बांटने की हो, इलीगल पोस्टर होर्डिंग की हो। जो भी शराब बांटते हुए पकड़ा जाता है और उस पर कार्रवाई होगी। अगर उसको जब हम नोटिस देंगे, उससे अगर कोई लिंक एस्टेब्लिश होता है कि किसी कैंडिडेट ने अगर वो बंटवाई है, तो फिर कैंडिडेट को भी नोटिस दिया जाएगा। एक साथ ही मैं और बता दूं कि जो हमारे पेपर्स छापते हैं, बैनर्स होर्डिंग छापते हैं, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट छापते हैं, तो हमने ऐसी जो प्रिंटिंग प्रेस है उनकी भी मीटिंग की थी, और उनको भी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस उनके तहत बताया गया है कि जो भी वो छापे तो खुद की प्रिंटिंग प्रेस का नाम और डिटेल, और किसने छपवाया है उसका नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर हर एक पैम्फलेट पे होना चाहिए, ताकि वोटर को और हमें भी ये जानकारी हो कि कितना खर्चा हुआ उसमें, और वोटर को भी ये पता चले कि ये प्रचार है, प्रचार पर्पज के लिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस कैंडिडेट के खिलाफ और उस प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए।